गुड मॉर्निंग दोस्तों। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर मतलब भुखमरी, हार्डशिप मतलब कठिनाइयाँ और पॉपुलर रिवोल्ट। 1830 का मतलब यहाँ पर 1830 टू 1840। ओके, जहाँ भी एस लगा रहेगा एस, वहाँ मतलब 1830 टू 1840 मतलब एक डिकेड की बात करता है। जो ये डिकेड था ये ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप था यूरोप में। ठीक है, यूरोप में बहुत ही इकोनॉमिक का मतलब आप समझ सकते हैं रुपया पैसा से रिलेटेड, मनी, खरीद बिक्री, लेन देन, गरीबी। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे की कमी थी, बहुत ज़्यादा भूखमरी थी। क्यों? अब यहाँ क्वेश्चन मार्क आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्या रीज़न था कि ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप था यूरोप में 1830s में। पहला रीज़न, फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ा था यूरोप में, पूरे यूरोप में, ऑल ओवर द यूरोप। ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी का मतलब क्या है? 1800 से लेकर के 1899 तक, इसे हम बोलता हूँ 19th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ मतलब 1800 टू 850, इसे हम बोलता हूँ फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। इस दौरान एक तो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा, एक कारण तो ये है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है? ज़्यादातर, है ना, ज़्यादातर देशों में लोग, है ना, जॉब का ज़्यादा सर्च करते थे, है ना, जितना नौकरी नहीं था, नौकरी कम था लेकिन जॉब सीकर ज़्यादा था। एक दूसरा कारण ये है कि मतलब नौकरी तो कम है लेकिन नौकरी लेने वाला ज़्यादा है। दूसरा रीज़न ये है। तीसरा रीज़न क्या है? जो पॉपुलेशन है रूरल से, है ना, पॉपुलेशन रूरल एरिया से पॉपुलेशन माइग्रेट करके कहाँ चले गए? सिटीज़ में। सिटी में कहाँ कैसे रहने लगे वो? ओवर क्राउड, भीड़, सलम से मतलब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लगे लोग। शहरों मतलब गाँव को छोड़ करके शहरों में आने लगे। ये तीसरा कारण है। क्यों? क्योंकि शहरों में इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे आ रहा था यूरोप में। ठीक है, यूरोप में सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था वो इंग्लैंड में आया था। और चौथा कारण क्या है? जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, कहाँ पर? इंग्लैंड में। सबसे पहले इंग्लैंड में आया था। और इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो वहाँ पे जो सामान बनता था वो मशीनों में बनता था, फैक्ट्रियों में बनता था, तो वो बहुत सस्ता हुआ करता था। और यूरोप में जब ये इंग्लैंड में सामान बनाई, फैक्ट्री बैठा यहाँ पर, और फिर ये फैक्ट्री के सामान यहाँ यूरोप में आने लगा, तो ये जो सामान बहुत सस्ता हुआ करता था। और यहाँ के जो छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर जिसे बोलते हैं, घरों में या हाथों से बनाते थे। हाथों से क्या बनाते थे? कपड़े या फिर जूते या फिर कोई चप्पल या फिर अगरबत्ती, जो भी हाथों से बनाते थे ये सामान, स्मॉल इंडस्ट्रीज़। यहाँ से आने वाले सामान सस्ता, तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे छोटे छोटे जो लोग हैं, छोटे छोटे फैक्ट्रीज़ हैं जो हाथों से बनाते थे सामान, उनका कोई नहीं खरीदता था क्योंकि इनका महंगा होता था, हाथों से बनाया हुआ, टाइम लगता था। और लेकिन इनका मशीनों से बने हुए सामान बहुत जल्दी बन जाता है और काफ़ी सस्ता भी होता है। इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं वो बेरोजगार हो गए। ठीक है, तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर था शहरों में वो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्टीफ कंपटीशन हो गया, बहुत ज़्यादा। किसके साथ? जो सस्ते सामान मंगाते थे, कहाँ से? इंग्लैंड से। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन काफ़ी एडवांस था कॉन्टिनेंट से, मतलब यूरोप में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ आया था? इंग्लैंड में आया था। खास करके किसमें? टेक्सटाइल प्रोडक्शन, मतलब कपड़े के उत्पादन में। और कपड़े मैक्सिमम कहाँ बनाते थे लोग? घरों में या फिर स्मॉल वर्कशॉप, है ना, वाज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। मशीनों में बहुत कम बनाते थे, लेकिन ये सब मैक्सिमम जो यूरोप के लोग हैं वो हाथों से बनाते थे। और जब मशीन के बने हुए कपड़े यूरोप में आ गए तो क्या हो गए? काफ़ी सस्ता हो गए, तो ये लोग जॉबलेस हो गए। यहाँ तक लिखना आप, 4th पॉइंट, बस यहाँ तक। और यूरोप के उस हिस्से में जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी अभी भी पावर का एंजॉय कर रहे थे, एरिस्टोक्रेसी मतलब अपर क्लास, पीजेंट अभी भी क्या कर रहे थे? स्ट्रगल कर रहे थे। किसके लिए? फ्यूडल ड्यूज़ क्या होता है मैं बता चुका हूँ। जो हायर क्लास के जो लोग हैं, अपर क्लास के लोग लोअर क्लास के लोग से ज़बरदस्ती सर्विस करवाते थे, या तो उन्हें नौकर अपने घर में रखते थे या उनको टैक्स देना पड़ता था, मनी देना पड़ता था, कंपलसरी था। और ऑब्लिगेशन मतलब उनके जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा था।
मतलब किसानों का, पीजेंट का, वर्कर का काफ़ी हालत ख़राब था। क्यों हालत ख़राब था? क्योंकि फ्यूडल ड्यूज़ और ऑब्लिगेशन के चलते यूरोप के सभी हिस्से में नहीं, उस हिस्से में जहाँ पे अभी भी एरिस्टोक्रेसी पावर में था, अभी भी मोनार्की था, जहाँ पर वहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक। और कभी कभी फूड का भी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था और फसल बर्बाद हो जाता था, जिसके चलते बहुत ज़्यादा गरीबी आ जाता था। कहाँ पर? गांव में और देश में। उन्हीं में से एक साल था 1848 का। इस साल में क्या हुआ था कि फूड की काफ़ी शॉर्टेज हो चुका था, बहुत ज़्यादा नौकरियां चली गई थी, और तो फिर इसके वजह से क्या हुआ होगा, लोगों को काफ़ी परेशानियां हुआ होगा। तो सबसे पहले किस देश के लोग बाहर के आएंगे, निकल करके आएंगे, रिवोल्ट करेंगे? वो है फ्रांस के लोग। क्यों? क्योंकि मेटरनिक ने कहा था कि फ्रांस जब सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो सबसे पहले पेरिस के लोग सड़कों पे आ गए इसके खिलाफ। क्यों आ गए? फूड शॉर्टेज और नौकरी चले जाने की वजह से, और जगह जगह बैरिकेड लगा दिया, बैरिकेड इरेक्ट कर दिया। लुइस फिलिप जो सरकार था 1830s को जो आया था, 1850s को जो आया था, ठीक है, 1815 आफ्टर वायना कांग्रेस के बाद जो लुइस फिलिप आया था, उसे ज़बरदस्ती भागने पर मजबूर कर दिया। और क्या किया इन लोगों ने? एक रिपब्लिक, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम किया। रिपब्लिक का मतलब जहाँ पर हेड ऑफ स्टेट लोगों के द्वारा चुना हुआ हो, जैसे भारत में प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है, ये भले ही डायरेक्टली ना हो लेकिन इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा ही चुना गया है। नेशनल असेंबली का मतलब सिंपल आप पार्लियामेंट समझ सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो वहाँ पे नेशनल असेंबली कैसा किया गया? रिपब्लिक बनाया गया, प्रोक्लेम्ड किया गया। सबको वोटिंग का, सफ्रेज का मतलब राइट टू वोट, सबको वोटिंग का अधिकार दिया गया। जो भी एडल्ट मेल था 21 साल से ज़्यादा, सबको काम करने का अधिकार दिया गया। और नेशनल वर्कशॉप बनाया गया। किस लिए? लोगों को नौकरियां देने के लिए। समझ में आया ना? हाँ या ना? ये कहाँ की बात कर रहे हैं? यहाँ पर फ्रांस में एक पॉपुलर रिवोल्ट होता है, वहाँ की बात कर रहे हैं कि 1848 में काफ़ी फूड शॉर्टेज हो जाता है और काफ़ी नौकरियां, जॉब चली जाती है, जिसके चलते यहाँ पर एक क्या होता है? रिवोल्ट होता है। देख सकते हैं आप इस पिक्चर में कि फ्रांस के लोग कहाँ पे आ गए? सड़कों पे आ गए और सबको बैरिकेड लगा रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं। किसके खिलाफ? जो वहाँ पे लुइस फिलिप सरकार है उनके खिलाफ। इसी तरह का एक न्यूज़ सिलेसिया आज के डेट में जर्मनी, चेक रिपब्लिक और पोलैंड, इनके बीच में आता है, मतलब सेंट्रल यूरोप की बात कर रहे हैं। तो सिलेसिया में क्या हुआ था? एक ऐसे ही रिवोल्ट हुआ था। किसके खिलाफ? कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। किस बात को लेकर के? क्योंकि जो यहाँ के जो लोग हैं, इस लोगों को क्या करते थे? गांव के जो लोग हैं, एक सिलेसिया विलेज है, लगभग 18,000 लोग रहते थे इस गांव में। तो यहाँ पर जो बाहर के जो ट्रेडर्स हैं, इनको क्या देते थे? कॉन्ट्रैक्टर्स कच्चा माल देते थे, रॉ मटेरियल्स, और कहते थे कि तुम मुझे मतलब कपड़े सिलाई करके दो। मतलब कॉटन देते थे, कच्चा कॉटन, और उनसे कपड़े बुन करके लेते थे, मतलब जिसे हम बोलते हैं वीवर्स। तो यहाँ के लोग कपड़े देते थे बुन करके, लेकिन इनके जो काम है, कपड़े जो ये बुनते थे, ये कौन है? ये मतलब ट्रेडर्स है, या फिर इसे बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स। और यहाँ पे जो विलेजर्स है, इन्होंने रॉ मटेरियल्स दिया, इसे कपड़े ये वीव करके दिया, वीवर्स मतलब ये बुन करते। लेकिन उनका जो काम था उसके बदले में बहुत कम पैसे देते थे। कम पैसे क्यों मिलता था? वेज जिसे बोलता हूँ, बहुत कम पैसे मिलता था। क्यों कम पैसे मिलता था? क्योंकि लोग काम बहुत कम था और काम लेने वाले बहुत ज़्यादा था। तो उसी का फ़ायदा उठा करके ये बहुत कम पैसा देता था। तो एक दिन इन लोगों ने क्या किया? राजा के खिलाफ, मतलब यहाँ पे एक क्या लगा, इन्होंने धरना दिया। ये लोग सब उठ करके कहाँ चले गए? राजा के ये लोग सब कहाँ चले गए? उठ करके मतलब एक मार्च निकाला और राजा के घर के सामने गया और कहा कि हमारा वेज बढ़ाओ। राजा के घर के सामने 2 मार्च निकाला 2 लाइन में, और कहा कि हमारा, ये मान लेते हैं किंग, कहा कि हमारा वेज बढ़ाओ, हमारा पैसा बढ़ाओ, हमें बहुत कम पैसा मिलता है। लेकिन राजा ने वेज बढ़ाने के, मतलब ट्रेडर्स, राजा नहीं, आप समझ सकते हैं ट्रेडर्स और यहाँ पे या फिर कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन इन्होंने पैसे नहीं बढ़ाया। क्या किया? सिंपली और बुरा भला कहा, डराया, धमकाया, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं गया। गुस्से में ये लोग कहाँ पे? कॉन्ट्रैक्टर के घर में घुसा और घुस करके शीशे, दरवाजे सब कुछ तोड़ दिया, महंगा महंगा सामान, सोफे, बेड, सब कुछ, और कुछ
लोगों ने तो इनके जो कपड़े था, बंडल्स, जो ये लोग इसे वीव करके देता था, इसे जो सी करके देता था, इस कपड़े को भी लूट लिया गया और इसे भागने पर मजबूर कर दिया। ये भाग करके एक पास के गांव में चले गया, लेकिन गांव वाले भी इसे शरण नहीं दिया, गांव वाले भी रहने नहीं दिया। बाद में पुलिस फोर्स की मदद से फिर यहाँ पर आया वापस। तो ये एक न्यूज़ है सिलेसिया की, आज के डेट में पोलैंड, जर्मनी और चेक रिपब्लिक के बीच का, मतलब सेंट्रल यूरोप के एक जगह का नाम है, ठीक है। वहाँ का एक न्यूज़ रिपोर्टर में न्यूज़ दिया है, नोट वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा था कि 1830s में ये ऐसा क्या था कि इकोनॉमिक हार्डशिप आ गया था यूरोप में, ये सब कॉज है। दूसरा हमने पढ़ा कि उसी तरह का एक ईयर था कब, 1848 का, जब फ्रांस में काफ़ी दिक्कतें आ गई थी, फूड शॉर्टेज और अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन आ गया था। तो फ्रांस के लोगों ने फिर क्या किया, रिवोल्ट किया, उसके बारे में हमने देखा। फिर तीसरा हमने एक न्यूज़ पढ़ा, उस समय का न्यूज़पेपर का, कहाँ का, सिलेसिया विलेज का, यहाँ पे क्या दिक्कत था और उन्होंने क्या किया, ठीक है। चलो आज मैप का थोड़ा सा काम देख लेते हैं। आपको जो होमवर्क मिला था हिमाचल प्रदेश, तो ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश किस किस स्टेट को टच करता है, ये लद्दाख और ये जम्मू एंड कश्मीर जो यहाँ से बीचों बीच है, और यहाँ पर पंजाब को भी टच करता है और हरियाणा को भी करता है, उत्तर प्रदेश को भी करता है, उत्तराखंड को। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो आप डीएम बन गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, और आप यहाँ पे डीएम, आपको पता ही नहीं है, जैसे आज कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, आपको पता ही नहीं है कि किस स्टेट को टच कर रहा है, तो आप बॉर्डर कहाँ कहाँ सील करोगे। मान लेते उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा आज के डेट में कोरोना है, आप यहाँ नहीं आने देना चाहते हो, बॉर्डर बंद करना चाहते हो, आपको पता तो होना चाहिए कि हम किस किस स्टेट को टच करते हैं, तो वहाँ हमें बॉर्डर सील करना है। इसीलिए एक शानदार तरीके से पूरा इंडिया आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम भारत के लोग हैं, हमारे भारत के बारे में सबसे अच्छा पता होना चाहिए, सबसे अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो जयराम ठाकुर है, बीजेपी है, और गवर्नर का नाम भूल गए हम, थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक। चलो आज नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है उत्तराखंड, और ये चाइना को भी टच करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर, चाइना के जो स्टेट है तिब्बत, उसको। और इधर आ जाओ, आपके लिए होमवर्क है बेल्जियम, बेल्जियम का कैपिटल, करेंसी बताना है। साथ साथ आप देख लिया करो आसपास, ये देखो इंग्लैंड, ठीक है, और ये नॉर्थ सी, और यहाँ पे भी बताए थे ना आपको, एक इंग्लिश चैनल है, और यहाँ पर भी एक चैनल है, छोटा सा स्टेट है, डोवर स्टेट, ठीक है, स्टेट ऑफ डोवर। तो इस तरह के आसपास, बेल्जियम के आसपास वाले का कंट्री का नाम भी बता देना, फ्रांस, लग्जमबर्ग, ठीक है, फ्रैंकफर्ट, क्योंकि जब मैं मूवी देख रहा था स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, तो उसमें सारे ये सब चीज़ आ रहा था, जितने भी आप देख रहे हो ना, ये जगह का नाम सब आ रहा था, तो काफ़ी शानदार तरीके से समझ में आ रहा था, ठीक। इसी तरीके से बुडापेस्ट, हमारे जो बॉलीवुड का काफ़ी यहाँ पे, हंगरी का कैपिटल बुडापेस्ट, यहाँ भी एक बार सोनाक्षी सिन्हा का इंटरव्यू सुन रहे थे, तो ये बोल रही थी कि मैं बुडापेस्ट से आ रही हूँ शूटिंग करके। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप देखते रहोगे तो पूरी तरीके से समझ में आएगा। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद, जय भारत।